अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते या हफ्ते के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट का दिन है, जहां पे गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भगाने की एक तहरीक चलाई थी। उससे एक दिन पहले लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक बड़ा धमाका किया दिल्ली में। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाने का काम फिलवक्त की नरेंद्र मोदी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान भर में पूरी रियासत के असेंबली, स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन कराने का जिम्मेदार इदारा है। लेकिन अब जिस तरीके से जो मिली भगत हो रही है बीजेपी के साथ मिलकर, उससे जमहूरियत का मजाक बल्कि जमहूरियत के धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अवाम जमहूरियत पे भरोसा कर कर अपनी वोट की ताकत को हर 5 साल में एक बार इसका मुजाहरा करती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ये एक ही सिक्के के दो रुख हो गए हैं। बल्कि इलेक्शन के वोट की चोरी नहीं हो रही है, बल्कि चंबल के डाकुओं की तरफ से ऐसा लग रहा है कि आपके वोट पर डाकुओं का हमला हो गया है और आपका वोट ख़त्म हो जा रहा है। ऐसा होने से जब जमहूरियत को ख़तरा लाहक हो जाता है या जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की आमरीत को यहाँ पे परवान चढ़ने का मौका मिलता है, वो किसी के लिए भी 140 करोड़ हिंदुस्तानी हो या पूरे दुनिया भर की आबादी हो, अगर जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है तो फिर उनके वजूद को भी ख़तरा पड़ जाता है। वैसे हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत के आने के बाद से या 2014 के बाद से ये कोई नई बात नहीं है। साहब के दिमाग में जो भी आता है वो साहब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो या 15 लाख देने की बात हो। अब तक लोगों को बहला फुसला कर उनके कान को खुश कर कर बेवकूफ़ बनाने का एक काम किया जा रहा है। जब ज़रूरत पड़ती है तो अरब ममालिक जाकर आप अरब हुक्मरानों के गले पड़ जाते हैं, या ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके ट्रंप के गले पड़ जाते हैं। तो ये एक ऐसा भोंडा मजाक हुआ है कि आप अरब हुक्मरानों से गले मिल लेते हैं और ट्रंप से जाके गले मिल लेते हैं, लेकिन मणिपुर में क्रिश्चियंस को जब मारा जाता है तो आप मणिपुर का दौरा नहीं करते हैं। और हिंदुस्तान भर में मॉब लिंचिंग के नाम पे हो या किसी और के नाम पे हो, जब मुसलमानों को मारा जाता है तो वहाँ पर भी आपके मुंह से आ तक नहीं निकलती। खैर, आपसे क्या तवक्को कर सकते हैं, इसलिए कि आप गुजरात में भी ये कहा था, एक इंटरव्यू में ये कहा था कि गुजरात में अगर मुसलमानों का इतना कत्ल हुआ है उस पर आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होती। तो फिर आपने उस वक्त जो मिसाल दी थी वो ये दी थी कि आपकी गाड़ी के नीचे अगर कुत्ता मर जाता है तो भी तकलीफ़ होती है। तो बहरहाल आप ऐसे चीज़ों के लिए, जुमलेबाजी के लिए हो या लोगों के कान खुश करने के लिए हो, इसके लिए तो मशहूर है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को लड़ा कर भी अगर आप सैडिस्ट प्लेजर लेते हैं या उससे अगर आपको खुशी मिलती है, तो फिर ये हिंदुस्तान की बदबख्ती नहीं तो और क्या हो सकती है। चाय बेचते बेचते अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी भी किसी को मिल जाती है, तो कांग्रेस में भी आपके पास ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल छोटे मामूली वर्कर की तरह अपनी ज़िंदगी का या करियर का आगाज़ किए थे। आप जाके आज हमें मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से, जो कांग्रेस के सदर हैं, वो उन्होंने एक छोटे वर्कर के तौर पे कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और आज कांग्रेस के सदर है, पूरी कांग्रेस पार्टी के सदर बन के आप वहाँ पे बैठे हैं। तो आपको चाय बेचने वाले की मिसाल की ज़रूरत नहीं है। तरक्की तो जब किस्मत में किसी की लिखी होती है तो चाहे वो वर्कर हो या चाय बेचने वाला हो, ये करता है। लेकिन कांग्रेस अपने उसूलों पर जमी रहती है, आपके पास कोई उसूल नहीं है। ऐसा लगता है कि कानून तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अब फिलवक्त जो वोट चोरी की बात है, अगर इस पर 2 चीज़ों पे अगर बात करेंगे तो कानून बनते वक्त आपने एक कानून बनाया था कि 75 साल होने के बाद लोगों को हुक्मरानी से अलहदा हो जाना चाहिए। खैर, अडवाणी के लिए शायद वो कानून बना था, लेकिन अब 17 सितंबर को भी 75 साल आपके होने जा रहे हैं। क्या 75 साल में आप अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए कि जब इख्तिदार का नशा चढ़ जाता है तो वो आदमी किसी भी हाल में अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। आरएसएस चाहे लाख कोशिश कर ले, क्या आरएसएस में उतना दम है कि वो मोदी को हटाकर ये बोल सकें कि 75 साल हो गए हैं, अब नए आदमी को आप कुर्सी की सदारत सौंप सकते हैं? क्या आरएसएस में ये दम है? क्या आरएसएस ये कहे कि आप फलां टाइम पे गलत इक़दाम किए थे, या मोदी को हटाने का आप फिलवक्त आरएसएस में दम है? मैंने समझता कि फिलवक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो क़द है वो आरएसएस से काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। लेकिन आरएसएस
وہ तंजीम है जो कभी इनफरादियत को तरजीह नहीं देती बल्कि तंजीमी सतह पे तंजीम को तवज्जो देती है। देखना यह है कि 75 साल 17 सितंबर को होने वाले हैं, लेकिन 75 साल से पहले क्या माहौल नरेंद्र मोदी के हक़ में है या मुखालिफत में है। अगर देखा गया तो फिल वक़्त जिस तरीके से राहुल गांधी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तवील 1 घंटे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने ये कह दिया है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत, चाहे रियासतें हों या मरकज़ का इलेक्शन हो, 2024 का इलेक्शन हो या 2019 का इलेक्शन हो, वहाँ पे किसी ना किसी तरीक़े से धांधली करके इलेक्शन जीता गया है। चाहे डुप्लीकेट वोटर के नाम पे हो या फेक इनवैलिड एड्रेसेस के नाम पे हो या बल्क वोटर्स एक एड्रेस पे, एक जगह पे, एक एड्रेस पे कई लोग वोटर के नाम पे एनरोल करके वहाँ पे वोट डाल के जिताए हैं, या इनवैलिड फ़ोटोज़ या फ़ोटोज़ मिसमैच ऑफ फ़ोटोज़ या इनवैलिड फ़ोटोज़ के होने की वजह से वहाँ पे लोग जो वोट झूठे वोट पड़े हैं। इसके अलावा अगर देखें तो फॉर्म नंबर 6 का जिस तरीके से उलटफेर हुआ है, इन 5 मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया है, उससे आम हिंदुस्तानी के दिमाग में ये बात आई कि 75 साल का रूल बनाने वाले अब 75 साल होने के बावजूद भी वज़ीर आज़म की कुर्सी ना छोड़ेंगे, बल्कि 140 करोड़ आवाम के वोट की डकैती के भी जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से ये मौजूदा हुकूमत है। तो ऐसे हालात में हिंदुस्तान की अगर जमहूरियत को ख़तरा होता है, जो हिंदुस्तान ये कहती है कि हम दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, एक अमेरिका की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो हमारे पास जो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसके धज्जियाँ उड़ाने का अगर काम हुआ है, तो इस सब होने के बाद भी बिहार के जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्या आवाम वहाँ पे वोट डालने को पसंद करेंगी या इलेक्शन का बाइकआउट होगा तब तक के ईवीएम नहीं वहाँ से नहीं हटाए जाते। क्या पेपर बैलेट आना ज़रूरी है फिर से? ये ऐसे सवालात हैं जो फिल वक़्त बिहार के इलेक्शन को लेके काफ़ी गरमा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर वहाँ पे जाते हैं, या नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, एनडीए वर्सेस इंडिया का जो इलेक्शन है, वहाँ पर भी अगर ये उलटफेर जो अब हुआ है, ख़ास तौर पे अगर हम गुज़िश्ता मरतबा के इलेक्शन पे या 2024 के इलेक्शन को देखेंगे, तो बेंगलोर सेंट्रल की सीट पे जहाँ पे मंसूर अली खान जो कि के रहमान खान साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने इलेक्शन वहाँ पे लड़ा था और 11,000 वोट का जो डिफरेंस आया था, उसमें जो उलटफेर हुआ है एक महादेवपुरा सीट पर ही, जो वोटर्स का उलटफेर होने की वजह से वहाँ का इलेक्शन का रिज़ल्ट पूरा बदल गया है। राहुल गांधी साहब ने ये भी कहा कि जो 27 सीट कर्नाटका में है, वहाँ पे 17 से 19 सीट जीतने की जो कांग्रेस को उम्मीद थी, वो सुकड़ कर 7 पे चली गई। तो क्या इस तरीके से इस इलेक्शन के बावजूद, 2024 में देखने के बावजूद या 2019 में देखने के बावजूद, बल्कि रियासती असेंबलियों के इलेक्शन में देखने के बावजूद, इन सब के बाद भी बिहार के इलेक्शन में अवाम उस भरोसे के साथ वोट डालेगी कि उनका वोट सही जगह पे पड़ रहा है, या जो डुप्लीकेट वोटर्स SIR के नाम पे जो 65 लाख वोटों का हज़फ किया गया है, उनके नाम तो हज़फ हुए हैं, लेकिन क्या दूसरे वोटर्स का इजाफा करके फिर बिहार के इलेक्शन में भी यही धांधली हो सकती है। इन ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में क्या इलेक्शन होने चाहिए या इलेक्शन होते हैं तो किस हद तक मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं? इन सब डर और खौफ के माहौल में, कन्फ्यूजन के माहौल में क्या वोट डालने को लोग प्रिफ़र करेंगे, लोग आगे बढ़कर वोट डालेंगे, या उस वक्त तक वोट का या जिस तरीके से जो डकैती हुई है, इन सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी की मुसीबत बढ़ती चले जा रही है, या इलेक्शन कमीशन के ऊपर से अगर आवाम का एतमाद ख़त्म हो जाता है या भरोसा ख़त्म हो जाता है, तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन अब जो बिहार का इलेक्शन कराने जा रहा है, क्या वो मुनसिफाना रहेंगे या हकीकत से दूर होते हुए नज़र आएंगे? ये देखना पड़ेगा। एक तरफ अंदरूनी मुल्क के हालात इस तरीके से हैं, दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ट्रंप ने अपने ट्रम्पेट्स बजाना शुरू कर दिए। ट्रंप ने ये कहा कि तकरीबन 35 से ज़्यादा मरतबा उन्होंने कहा कि मैंने जंग बंदी कराई है,
اور اگر ہندوستان کی جنگ بندی کا فیصلہ اگر ٹرمپ کی بات پہ ہوا ہے تو پھر ہندوستان اپنی علاقائی طاقت کو کیا ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، یا ایسی کیا وجہ تھی جو نریندر مودی کو ٹرمپ کی بات سن کر جنگ روکنا پڑا؟ نیوکلیئر ویپنز کو بتا کر کیا امریکی صدر نے جنگ بندی کے لیے مودی کو مجبور کیا ہے، یا یہ کہیں کہ اب جو بات آئی ہے تازہ صورتحال میں کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میں نریندر مودی کو بتاؤں گا کہ وہ ٹرمپ کو کیسا اپنے حق میں کرنا چاہیے۔ کیا ٹرمپ کی طرف سے منیر کو دوبارہ پھر سے امریکہ بلانے کی جو بات ہوئی ہے، کیا ان سب حالات کو ایسا دکھ رہا کہ یہ جو کہاوت مشہور ہے کہ مصیبت جب آتی ہے تو کبھی اکیلی نہیں آتی، مصیبت جب آتی ہے تو اپنے خاندان کو ساتھ لے کے آتی ہے؟ کیا ایسا ہی لگ رہا کہ 75 سال ایک طرف ٹرمپ، دوسرے طرف نیتن یاہو کا بیان، تیسرے طرف راہل گاندھی لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے جو بڑا نیوکلیئر بم سے خطرناک بم یہاں پہ ہندوستان کے 2024 کے الیکشن یا 2019 کے الیکشن کو بھی اگر دیکھیں گے تو یہ بم ان کے لیے بھاری پڑتا ہے کیا؟ بہرحال آئندہ ہفتے تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے چیزوں کا خلاصہ یا اور زیادہ خلاصہ ہو جائے گا، تو اس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے 1 لاکھ ووٹ بڑھ جاتے ہیں یا کئی لاکھ ووٹوں کو ڈیجیٹل کاپی جس کی مانگ لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے کی ہے، کیا وہ الیکشن کمیشن دیتا ہے یا الیکشن کمیشن انہی صفحات کو حذف کر دیا ہے جس کے اوپر راہل گاندھی نے اپنی انگلی رکھی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ہو یا جمہوریت کے اوپر ہو، ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آئندہ ہفتے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور جب پوسٹ مارٹم ہو جائے گا چیزوں کا تو اس پہ پھر سے اگلے فکر و نظر پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر بات کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ جس طریقے سے پریشان ہیں، کوئی دال چاول کے لیے پریشان ہے، کوئی 15 لاکھ ملنے کی امید میں اپنی زندگی ختم کر دے رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک جمہوریت میں جو آپ کی طاقت جو تھی ووٹ کی، ووٹ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ آپ کا ووٹ صحیح جس پارٹی کو آپ دے رہے ہیں، ویسے اگر دیکھا گیا تو حیدرآباد پارلیمنٹ میں بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حیدرآباد پارلیمنٹری الیکشن سے پہلے فیروز خان جو نامپلی حلقے کے امیدوار تھے، اور اس کے علاوہ اولڈ سٹی کی بڑی مسلم جماعت جو کہ MBT کے نام سے پہچانی جاتی ہے، ان کے طرف سے یہ پورے ووٹوں کا 40,000 ووٹوں کو 1,20,000 ووٹ میں بدلنے کے جو 3 ووٹ ڈالنے کا چلن ہے، اس کے اوپر کافی سال پہلے بھی وہ انگلی اٹھائے تھے۔ لیکن اب جس طریقے سے جو سائنٹیفک طریقے سے کانگریس پارٹی نے یا لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے جس طریقے سے فی الوقت موجودہ ہندوستانی حکومت کے الیکشن جیتنے کی بات کے اوپر جو بات آئی ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو انگلی اٹھائی ہے وہ بہت ہی سیریس ہے، جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، اور الیکشن کمیشن کی نیک نامی کو بحال کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ راہل گاندھی پر تنقید کرنے کے، وہ اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھے اور اپنے نام کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ان راز کے یا ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو ہی پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا بھروسہ بحال ہوگا اور وہ آگے بڑھ کر ووٹ ڈالنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ بہرحال ایسے حالات میں ہمیں ہر دن اخبار پہ، میڈیا پر جس طریقے سے تبدیلی ہو رہی ہے اس پہ نظر رکھنا ہے۔ اس ہفتے کے لیے تو یہ بات ہو گئی ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی اور زیادہ چونکانے والے ہند سے رپورٹس باہر آئیں گی، اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے کے پروگرام کے لیے میں اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔